गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा सोशियोलॉजी में हम अध्याय 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने इसमें संघर्ष, अपराध और हिंसा के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। बेटा गांव की वस्तुनिष्ठ स्थिति भिन्न होती है। गांव का आकार छोटा होता है और एक गांव के सभी लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और एक दूसरे के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए बच्चों, गांव में व्यक्तिगत हितों की जगह पूरे गांव के हित को अधिक महत्व दिया जाता है। और बच्चों, गांव में यदि कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय से असहमत होता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसे सबक सिखाया जाता है, यानी कि उसे उस बात के लिए दंडित भी किया जाता है। गांव में बच्चों जो गरीब लोग होते हैं उनके पास रोजगार के साधन नहीं होते, इसलिए उन्हें प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के समय में विकास योजनाओं द्वारा गांव में दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार की विशेष सुविधाएं मिलने के कारण वे आज उच्च जातियों की दया पर निर्भर नहीं हैं। गांव में पारंपरिक मान्यताओं और अंधविश्वासों का प्रभाव कम होता जा रहा है। मनोरंजन के लिए बच्चों ग्रामीणों को अब रेडियो और टेलीविजन की सुविधाएं प्राप्त हैं। इसके फलस्वरूप गांव वालों की मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। और बेटा, कृषि से संबंधित परिवर्तनों का ग्रामीण समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ग्रामीणों द्वारा उन्नत बीजों, खादों और खेती के साधनों का उपयोग करने के कारण कृषि उपज बढ़ी है। इससे ग्रामीणों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफी सुधार हुआ है। बेटा, पहले गांव का नेतृत्व जाति, पंचायती अथवा गांव के कुछ प्रभावशाली हाथ में रहता था। अब निर्वाचित पंचायतों में दुर्बल वर्गों, युवा लोगों तथा स्त्रियों का सहभाग भी बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स, ग्रामीण स्वयं को एक कमजोर समूह के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्होंने दबाव समूह के रूप में विकसित होकर जनता के चुने गए प्रतिनिधियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। विभिन्न जाति समूह अलग अलग गुटों में संगठित होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। चुनाव के अवसर पर ग्रामीणों की राजनीतिक जागरूकता का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत नगरों से भी अधिक होता है। बेटा, अब हम पढ़ेंगे नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। बच्चों, ये सर्वविदित है कि नगर अपने आप में बेहद प्राचीन है। आरंभिक नगरों में धर्म का विशेष महत्व था, इसलिए इन नगरों में धार्मिक विश्वास से संबंधित बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं। धार्मिक स्थल अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे और इस प्रकार बच्चों नगर अर्थव्यवस्था को क्या देते थे, सहारा देते थे। भारत में भी प्राचीन नगरों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मध्यकालीन व्यावसायिक नगर तेजपुर, अथवा कोझिकोड जो उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित है। बच्चों, हमारे पास मंदिरों, नगरों और धर्म स्थानों के कई उदाहरण हैं, जैसे राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिसे आज बनारस या काशी के नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु में मदुरई। बेटा, नगरों का आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है और नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। नगर में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, व्यवसायों और आर्थिक स्थितियों के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। बच्चों, नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें न केवल सभी तरह के व्यवसाय किए जाते हैं, बल्कि हर एक व्यवसाय का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसके द्वारा कितने ही व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है।
बच्चों, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, प्रबंध, कार्मिक सेवाओं तथा शारीरिक श्रम से संबंधित हजारों व्यवसाय नगरों के आर्थिक संगठन को प्रभावित करते हैं। पर बेटा, नगरों में जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के आगे नगर किस तरह से टिक सकेंगे, क्योंकि गांव से नगरों की ओर प्रवसन से नगरीय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण नगरों में स्थान की बहुत जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। बेटा, आज हमारा चैप्टर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 पर्यावरण और समाज पढ़ेंगे। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा, होमवर्क से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी सोशियोलॉजी की नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।